नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार के आंकड़े एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जी, 52-53 से लेकर 70 तक भी जा रहा है कहीं, तो मुझे लगता है इसका श्रेय संगठन के साथ साथ स्वाभाविक रूप से जो वहां के संगठन करता थे जी, अमित शाह जी की ओर जरूर जाता है। मगर वो क्या बनेंगे ये तो स्पेकुलेटिव इशू है। आज देखिए मेरा फेवरेट वर्ड स्पेकुलेटिव रहेगा, बिल्कुल, और मैं हो सकता है 100-200 बार ये बोलूं, आप बुरा ना मानिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात इसे खारिज करना आपका काम है, प्रस्तावित रखना हमारा। बिल्कुल, देखिए जो अभी तक हुआ नहीं है, जो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, और मैं बार बार अब कहूंगा, देखिए जब से 12 समाप्त हुआ है, 12 के अर्धरात्रि के पश्चात मुझे लगता है सब स्पेकुलेशन है। नहीं, जो पार्टी आगे बढ़ रही है वो विनम्रता को धारण करती है। अच्छा, और विनम्रता में कभी भी मैं एक सीमा को लांग के ये नहीं कहूंगा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम बाकी सबको ये कर देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन इंतजार करें। लेकिन देखिए जो एक जर्नलिस्टिक स्पेकुलेशन है, इसका एक आधार है। यूं ही नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शीर्ष नेताओं ने चुनाव में पोलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपनी सरकार का खाका बनाना शुरू कर दिया था, अपनी विदेश नीति की घोषणा करना शुरू कर दिया था। हम किसको ठीक करेंगे, किसको फिट करेंगे, किसको नीचे करेंगे। अगर मैं खाली कोई सप्लीमेंट कर दूं जी, आपके सहयोगी अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह जी ने सीधे कहा, उप प्रधानमंत्री ने तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, हमने थोड़ी ना कहा था। सुनिए, देखिए स्पेकुलेशन मैं बता रहा हूँ, देखिए जहां तक उप प्रधानमंत्री का विषय था, खुद उसको खारिज आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं देखिए चुनाव का अपना एक सुंदरता होता है, सुंदरता ये होता है कि चुनाव में इस प्रकार के जो विषय हैं वो उभर के आते हैं, चर्चा हो। विदेश नीति, अगर हम विदेश नीति पे चर्चा नहीं करेंगे तो आप अगले दिन डिबेट करेंगे, इनके पास चर्चा ही नहीं है, ये पोलराइज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर मुद्दे पर चर्चा करना ये चुनाव की सुंदरता होती है, और चुनाव से उद्धृत करना कि कौन क्या बनेगा उसके कैरेक्टर को देख के ये आपकी विशेषता होती है, उसको दाद देना चाहिए स्वाभाविक रूप से, मगर उसको डिनाई करना वो आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में खास करके जिस तरीके से आरएसएस की एक सक्रियता देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक स्पेकुलेटिव खबर आरएसएस के लिए है, जो अभी आरएसएस के जरिए ही हमें पता चली है, बताया जा रहा है कि 2 लाख के आसपास आरएसएस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनने के बाद शामिल हो जाएंगे और ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। क्या अब अगला टारगेट आप लोग का उत्तर प्रदेश होगा? देखिए अजय जी, ये पुरानी तरीका है जो 77-78 में लागू किया गया था कि संघ के लोग सरकार में घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए, संघ को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है, और आपको बता दूं कि संघ कभी भी गवर्नेंस में दखल नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से गवर्नेंस करेगी, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, बहुत परिपक्व हैं जी। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो परिवर्तन हुआ कोई साधारण परिवर्तन नहीं हुआ है जी। जो जातीय पहचान थी, उन जातीय पहचान, जातिवादी राजनीति से ऊपर जाकर जी एक राष्ट्रीय राजनीति को इस देश ने स्वीकार किया है। चलिए राकेश जी, ये पहली बार नहीं हुआ, 1977 में जब विकल्प मिला देश ने स्वीकार किया जी। नहीं राकेश जी, आज उसी की पुनरावृत्ति है और मैं इसे महापरिवर्तन की संज्ञा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब जरा गुजरात की भी बात करते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए तुरंत एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। किस तरीके से गुजरात में उत्तराधिकारी, इन्वर्टेड कॉमा, उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी जी जाहिर सी बात है दिल्ली का रास्ता इख्तियार करने के लिए कमर कस चुके हैं। तस्वीरें गांधीनगर की हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी के प्रधानमंत्री बनने की सूरत में गुजरात के अगले सीएम के नाम पर चर्चा की गई है। मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर कई नामों की दावेदारी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गुजरात सरकार में अहम मंत्रालयों को संभाल रही हैं और वो 1998 से कैबिनेट का हिस्सा रही हैं। आनंदीबेन को मोदी का करीबी भी समझा जाता है। इस दौर में एक और नाम भी सबकी नजर में है। मोदी के खास सलाहकार और यूपी प्रभारी अमित शाह भी गुजरात के मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक अमित शाह के नाम पर बीजेपी में ही चुप्पी बनी हुई है। गुजरात के सीएम की रेस में एक और बड़ा नाम जिस शख्स का है वो है गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर नितिन पटेल का। नितिन पटेल फिलहाल गुजरात सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनका नाम भी गुजरात के बड़े नेताओं में शुमार होता है। गुजरात के अगले सीएम के लिए कुछ और नामों का भी जिक्र चल रहा है, जिसमें भिखू भाई दलसानिया का नाम शामिल है।
भिखूभाई संघ के करीबी हैं और वो सालों से राज्य में पार्टी का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। इनके साथ ही गुजरात के उद्योग मंत्री सौरभ पटेल और पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी अगले सीएम से जुड़ी चर्चाओं में शामिल है। टीम न्यूज नेशन। और अहमदाबाद में एक बहुत बैठक खत्म हुई है गुजरात में तथाकथित तौर पर कि मुख्यमंत्री की सर्च को लेकर वहां पर ये सब चर्चाएं आम है। पूरब पटेल हमारे संवाददाता इस साथ हैं। पूरब, क्या कुछ होता दिख रहा है भाई? जोड़तोड़ कितना हो रहा है वहां? जी बिल्कुल अजय जी, आपने सुना कि लिस्ट काफी लंबी है दावेदारों की, लेकिन आखिरी फैसला नरेंद्र मोदी ही करेंगे। और संभवतः ये बात सामने आ रही है कि आनंदीबेन पटेल पर सहमति बन चुकी है। 16 मई को बाद इसका विधिवत ऐलान किया जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात की जाए एग्जिट पोल के बाद नरेंद्र मोदी की, तो विधायक दल की मीटिंग में उनकी स्पीच थी और स्पीच में उन्होंने साफ साफ कहा कि 16 मई के बाद मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। हालांकि ये एग्जिट पोल सटीक नहीं है, नतीजे साफ नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, एनडीए की। उत्तराधिकारी की खोज जारी है अजय जी, लेकिन सबसे बड़ा नाम आनंदीबेन पटेल का ही सामने आ रहा है और आखिरी मोहर नरेंद्र मोदी ही लगाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद पूरब इस जानकारी के लिए। अफसोस हमारे पास वक्त नहीं है इस चर्चा को बहुत आगे बढ़ाने का, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है, आप देख लीजिए कि अगर विधायकों के सामने नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास शायद वक्त नहीं रहेगा आपके लिए गुजरात में, तो आप सोच लीजिए कि एग्जिट पोल के आधार पर तैयारी किस कदर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप सबों का धन्यवाद। हम इस चर्चा को और जारी रखेंगे, रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, वापस आकर बात करेंगे आखिरकार अगर एग्जिट पोल सही निकलते हैं तो कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति क्यों और कैसे हो गई, करेंगे इस पर चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।